ओके आज मैंने पहले भी बताया था कि इस वीक की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे और मैं उन टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं जो पेपर्स में अमूमन आते हैं। ठीक है, कोर्स हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बहरहाल पहले हम बात शुरू कर लेते हैं। अभी जो मिस्टेक्स हुई हैं, सबसे पहली मिस्टेक जो मिशाल ने की, मिशाल ने रैम को लिखा RAM। सही लिखा? क्या गलती थी? क्योंकि ये एक एब्रिविएशन है। ठीक है, और हुरिया की प्रेजेंटेशन अच्छी रही, लेकिन हुरिया की एक गलती क्या रही? बहुत ऑब्वियसली मिस्टेक थी। आईफोन की स्पेलिंग, आई इनका स्मॉल होता है, PHONE। अब आपने कहा उन्होंने ऐसे क्यों करते हैं? वो वैसे इसलिए करते हैं ताकि आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहें। सर मुमताज आपको बताएंगे कि जी हर कैपिटल जो वर्ड है, प्रॉपर नाउन, वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लेकिन एप्पल ने कहा कि हम आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे, तो उन्होंने पहले आई को स्मॉल कर दिया। लेकिन बहरहाल ये एप्पल का एक ब्रांड का हिस्सा है कि उनका जो आई है वो हमेशा स्मॉल होता है। इसी तरीके से उनका एक और चीज हो गई जी, आई पैड। ठीक है, सॉरी, PAD। ठीक है, आई स्मॉल। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका नाम है iOS। O और S कैपिटल है, आई स्मॉल है। अगेन ये बस मार्केटिंग है। ये मेरे ख्याल में कंप्यूटर लिटरेसी की क्लास पढ़ पढ़ के आपको अंदाजा हो गया होगा कि भाई दूसरी साइंस के मुकाबले में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के मुकाबले में कंप्यूटर के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, वो चीज जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो है मार्केटिंग, और वो है इकोनॉमिक रीजंस। ओके, जिस चीज से आपको फायदा हो सके, बस दैट्स इट। कोई टेक्निकल रीजन पीछे नहीं होता। एप्पल वाले लैपटॉप भी बनाते हैं, उनके लैपटॉप्स को क्या कहते हैं? फायजा, मैकबुक, मैकिनटॉश। ठीक है, मैकबुक के नाम से। अगेन ये इनकी डिफरेंट वो चल रही है ब्रांड्स। मैकबुक के नाम से भी था किसी जमाने में, मैकिनटॉश के नाम से था किसी जमाने में, एप्पल के नाम से था, तो ये नाम बदलते रहते हैं। उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है आजकल, उसका नाम है मैक, MAC स्मॉल में, OS कैपिटल में। इससे पहले चल रहा था OS X। ये दोनों जो थे इसी में थे। अगेन नामों से परेशान मत हो, मार्केटिंग की चीज है। लेकिन आपको इतना पता चल गया, कल किसी ने आपसे बोला जी OS X, तो आप ये ना बोले यार ये पता नहीं कौन सी बात है। मैक OS, तो आप ये ना बोले कौन सी बात है। बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग लैब में यूज कर रहे हैं? विंडोज यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, अभी हुरिया ने हमें बताया कि हमारे मोबाइल पर चल रहा है एंड्रॉइड। सही है, बिल्कुल। मुझे ये बताना कि जेली बीन क्या चीज है? जेली बीन, किटकैट, बस। अदील, अपने बिल्कुल सही, अदील का जवाब काफी हद तक करीब है। मोबाइल की सेटिंग्स पे जाओ, उसमें आएगा अबाउट फोन। अबाउट फोन के अंदर OS का वर्जन आएगा, उस पर जाके देखना, वहां पे आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा। बात यह है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो है एंड्रॉइड, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट वर्जन्स आए। उसका नाम उन्होंने रखा जेली बीन, किटकैट, इस तरीके से नाम रखा। एक और का नाम था आइसक्रीम सैंडविच। ओके, इतने लेट क्यों आ रहे तीनों? मतलब कॉलेज क्लास के टाइमिंग में आप लोग फीस जमा कराते? तो उसका नाम रखा जेली बीन, आइसक्रीम सैंडविच और आपका किटकैट, इस तरीके से उन्होंने नाम रखे। एप्पल वालों ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स के नाम रखे, लेपर्ड नाम रखा था। अभी इससे पहले था उनका यूसेमी के नाम से। यूसेमी जो है अमेरिका के अंदर, जैसे हमारे यहाँ है ना मरी वगैरह मशहूर है, तो वहां पे योसेमी के नाम से एक पहाड़ी इलाका है, जंगल है बुनियादी तौर पे, वो बड़ा मशहूर है, उन्होंने उसके नाम पे रखा। तो ये नाम अब डिपेंड करता है वो कौन सा नाम उसका रख रहे, लेकिन असूलन वो क्या चल रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम वही चल रहा है जिसकी अभी हमने बात की। भले जेली बीन हो, भले किटकैट हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉइड। भले आपका लेपर्ड हो, भले यूसेमी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है? मैक OS। ओके, और इसी तरीके से विंडोज में विंडोज XP, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज विस्टा, विंडोज 11 है, सब वो विंडोज। फर्क से अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट मार्केटिंग की वाली कहानी देखो। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कहा कि हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, हम आगे XP लगा देंगे, हम मी लगा देंगे। उनकी एक और विंडोज आई थी, विंडोज मी के नाम से। ओके, ME मी। किसी ने कहा जी विंडोज XP नाम रखेंगे, विंडोज 3.1 रखेंगे,
विंडोज 8 रखेंगे, ये उन्होंने अपने तौर पर नाम तय किया। ओके, लेकिन विंडोज आता रहेगा। आपको इस वजह से लगा कि जहां भी विंडोज आ रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरी कंपनीज ने कहा कि हम मार्केटिंग की गरज से बिल्कुल नया नाम लेकर आएंगे, लेपर्ड, ओके, यूसेमी, किटकैट, जेली बीन्स। लेकिन आपको समझना चाहिए एज ए कंप्यूटर लिटरेसी स्टूडेंट, इन नामों से परेशान ना हो। असल चीज क्या चल रही, पीछे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। अगर आपके सामने आकर जेली बीन, आपको पता है जी पीछे क्या चल रहा है, एंड्रॉइड चल रहा है। ठीक है, यहां मेरा इस पूरी बात आने का मकसद देखो, अगेन कंप्यूटर लिटरेसी की क्लास आपको इतना लिटरेट बना देना कि आप लोग कंप्यूटर के कोई भी टर्म आप लोग के सामने आए तो एटलीस्ट आप लोग हैरान परेशान ना हो कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था। बाकी जाहिर सी बात है, कंप्यूटर साइंस एक पूरी फील्ड है, 4 साल का पूरा आपको ग्रेजुएशन होती है, हम एक सेमेस्टर में कितना कवर कर सकते हैं। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है लिनक्स। ओके, LINUX। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका चल रहा है लिनक्स के नाम से। इसकी कहानी चले मैं आप लोग को बता देता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा पता चले कि भाई ये कोई मैजिक नहीं है। बात ये थी कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना बड़ा एक्सपेंसिव काम होता था। ओके, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सके, और सिर्फ कंपोनेंट्स को कंट्रोल नहीं कर रहा, तमाम तरह के हार्डवेयर वेंडर्स को भी चीजों को कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर HP का प्रिंटर है तो उसको भी हैंडल कर ले, कैनन का आ रहा है तो उसको भी हैंडल कर ले, सैमसंग का डिस्प्ले आ रहा है, मॉनिटर, उसको भी हैंडल कर ले। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो तमाम कंपोनेंट्स को ना सिर्फ कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन वो कंपोनेंट्स डिफरेंट वेंडर्स की तरफ से हमारे पास आ रहे हो। ओके, तो बड़ा एक्सपेंसिव काम था। लोग कंपनीज, खास कंपनीज इसको बनाती थी। IBM ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, एप्पल ने बनाया, और उसके वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते थे। और चूंकि वो उनकी प्रॉपर्टी थी तो उसके सोर्स कोड को वो छुपा के रखते थे। ओके, आपने कहा सर सोर्स कोड क्या होता है? आप लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, खाना बड़े मजे का था, आपने कहा इसकी तरकीब क्या, मुझे तरकीब बताओ। उन्होंने कहा तरकीब नहीं बताएंगे हम, खाना हो तो यहाँ पे आ जाना। मुमकिन है आपके रिश्तेदारों में भी ऐसी खवातीन हो या ऐसे लोग हो जो तरकीबों को छुपाते हो और वो बताते ना हो कि हमने ये काम किस तरीके से किया है। तो तरकीब, खाने की तरकीब क्या है? सोर्स कोड। आपके पास वो तरकीब आ गई तो आप भी उस चीज को कॉपी करके बना सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड था, जो उसकी तरकीब थी, उसको वो लोग छुपा के रखते थे। एक साहब थे, MIT के स्टूडेंट थे, उनका नाम था रिचर्ड स्टॉलमैन। ओके, उन्होंने कहा कि यार ये जो नया कल्चर डेवलप हो रहा है ना कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसको छुपा के रख रहे हो, ये तरीका सही नहीं है। हम लोग को चाहिए कि हम अपने आपस में नॉलेज को शेयर करें। आप खुद देखो, अगर हमें हर किताब के लिए जाके मार्केट से किताब परचेज करनी पड़े तो हमारे लिए पढ़ना कितना मुश्किल हो जाए। हमारी तालीम के पीछे एक बहुत बड़ा रोल हमारे पास लाइब्रेरी का है। ओके, हमारे पास वो पायरेटेड बुक्स का है जो हमें इजीली अवेलेबल है, वरना इन्हीं बुक्स को ओरिजिनल अगर आप खरीदने जाए तो इनकी कीमत हजारों में होती है। ऐसे ही है, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हमें मूवीज देखनी है, टीवी शोज देखने हैं, लेकिन हर मूवी, हर टीवी शो देखने के लिए अगर आपको पैसे पे करना पड़े, कितना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो जितनी चीजें ज्यादा आपके लिए एक्सेसिबल होती हैं, आपके लिए नॉलेज को लर्न करना उतना ही आसान हो जाता है। तो रिचर्ड स्टॉलमैन जो थे, उनका भी ये कॉन्सेप्ट था, उनकी भी सोच थी कि यार हमारे जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, इसको जो हम लोग छुपा छुपा के रख रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। हम ऐसा बनाए कि यार सब उसको यूज कर सके, हर कोई उसके अंदर तब्दीली कर सके। अब ये सोच के साथ उन्होंने कहा कि मैं एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा। ओके, और उस नए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरकीब बिल्कुल सबके सामने होगी, जिसने चाहे जो चाहे उसके अंदर चेंजेस कर ले। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज है, उसके अपने बहुत सारे हिस्से होते हैं। उन्होंने बहुत सारे हिस्सों में काम किया, उनका काम काफी हद तक आगे बढ़ा, उनके साथ कुछ और लोग भी आ गए, उन्होंने भी उनके साथ काम किया, तो ये सारा काम चल रहा था। फिनलैंड के एक साहब थे जिनका नाम था लाइनस टोरवर्ल्ड। ओके, लाइनस, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स, उनका अपना नाम है लाइनस। फिनलैंड, अब आप लोग कहेंगे सर फिनलैंड का टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक? नोकिया, मोबाइल की जितनी मशहूर कंपनी नोकिया, आज तक आप लोग ने नोकिया का नाम सुना होगा और आपके घर के बड़े नोकिया का जिक्र करते होंगे। या नोकिया के जो मोबाइल थे ना, वो बड़े रिलायबल होते थे। तो नोकिया बुनियादी तौर पे फिनलैंड की कंपनी थी। फिनलैंड के अंदर वहां पे एजुकेशन सिस्टम ऐसा था कि आप यूनिवर्सिटी में फ्री पढ़ सकते हैं। ओके, जितने चाहे साल पढ़ लें आप, कोई आपसे फीस नहीं ली जाएगी। तो लाइनस टोरवर्ल्ड साहब वहां पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि यार मैं भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता हूँ। वो उसमें शामिल हुए और उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उन्होंने बनाया। ओके,
और उस कंपोनेंट के साथ और जो पहले वाले कंपोनेंट्स रिचर्ड स्टॉलमैन लोगों ने बनाए हुए थे वो दोनों मिले, उसके नतीजे में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना जिसका नाम है लिनक्स। अब चूंकि इसकी तरकीब ओपन है, कोई भी इसमें चेंजेस कर सकता है, तो लिनक्स के बहुत सारे वर्जन्स, बहुत सारे फ्लेवर्स हमारे पास मौजूद है, मसलन उबंटू। अब आप कहेंगे सर ये अजीब सा नाम है, तो जी ये अजीब सा नाम है, UBUNTU, उबंटू, UBUNTU। ये अफ्रीका से लिया गया है। अफ्रीका के अंदर ये जो अफ्रीका में बहुत सारे कबाइल हैं, उनमें से एक कबीले के यहाँ उबंटू का वर्ड यूज होता था, इसका मतलब होता था मिलजुल के काम करना है, तो उन्होंने इस वर्ड को उठा लिया। किसी ने एक और लिनक्स का वर्जन बनाया, उसका नाम रखा लिनक्स मिंट, MINT मिंट। किसी ने नाम रखा काली लिनक्स, ओके, KALI, काली लिनक्स। तो इस तरीके से लोगों ने, जोरिन के नाम से एक और है, जोरिन, ZORIN। बहुत सारे एलिमेंट्री OS के नाम से है, एलिमेंट्री OS। बताने का मकसद, देखो पूरी बात का मकसद यह है कि जोरिन हो, एलिमेंट्री OS हो, उबंटू हो, लिनक्स मिंट हो, काली लिनक्स हो, सूजी हो, ओपन सूजी, सबके पीछे कौन चल रहा है? लिनक्स। नामों से घबराने की जरूरत नहीं है, हर किसी के अपने फायदे नुकसानात। एलिमेंट्री OS मुझे बहुत पसंद आया और मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे पास इतने वसाइल हो तो मेरे लैपटॉप्स पे, मेरे कंप्यूटर्स पे एलिमेंट्री OS कराऊं और उससे बच्चों को मैं ट्रेन करूं। उसमें कुछ नुकसान आते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर MS ऑफिस ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो अपने इश्यूज है, लेकिन एलिमेंट्री OS इस्तेमाल के एतबार से बहुत ईजी है। अगर आपने अपने घर में किसी बच्चे को कंप्यूटर पर ट्रेन करना है, कोई यूज टू हो जाए, आप एलिमेंट्री OS से शुरू करके देखें। जोरिन मुझे बड़ा पसंद आया था, मेरे कंप्यूटर था उसकी हार्ड ड्राइव खराब हो गई थी, वो जोर से गिरा था, हार्ड ड्राइव खराब, विंडोज इंस्टॉल नहीं हो रही थी, जोरिन उस पर हो गई, जोरिन OS उस पर हो भी गई और पूरा कंप्यूटर कई अरसे तक चलता भी रहा उसी खराब हार्ड ड्राइव के साथ। तो जोरिन मुझे इस एतबार से बहुत एफिशिएंट लगा था कि कंप्यूटर थका हुआ भी हो, गिरा हुआ भी हो, तो भी जोरिन उस पर चल रहा है। मैं जिस कंपनी में सबसे पहले जॉब करता था तो वहां पे लिनक्स पता किस पर चल रही थी? फ्लॉपी ड्राइव के ऊपर, छोटी सी फ्लॉपी थी। फ्लॉपी पता है कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव्स के भी छोटा भाई, इतना छोटा आप उस समझे कि उसके अंदर चंद मेगाबाइट आते हैं, 1 GB डेटा भी नहीं, चंद मेगाबाइट। उस चंद मेगाबाइट के ऊपर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का चल रहा था। तो लिनक्स के लोगों ने बहुत सारे वर्जन्स, बहुत सारे फ्लेवर्स बनाए, उसकी अपनी अपनी खुसूसियात है, अपनी अपनी खूबियां हैं। हमारे जो सर्वर्स होते हैं ना, जो नेट पूरा चल रहा है, उस पर अमूमन लिनक्स को चलाया जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि विंडोज का जो सर्वर चलाते हैं वो एक्सपेंसिव पड़ता है, लिनक्स का सर्वर फ्री है तो चीप पड़ जाता है। आपका जो एंड्रॉइड चल रहा है वो भी लिनक्स बेस है। जब गूगल ने अपने फोन के लिए उनको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम नए सिरे से बनाए, टाइम लगेगा, बजाय इसके कि हम माइक्रोसॉफ्ट से परमिशन लेके भाई तरकीब दे दो, हमें पैसे देने पड़ेंगे, हम लिनक्स पे काम कर लें। अब देखो बात समझ में आई कि एक बंदे ने फैसला किया, रिचर्ड स्टॉलमैन ने फैसला किया आगे चल के कि हम जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जिसकी तरकीब ओपन हो, जिसमें हर कोई मिलकर कोलैबोरेशन के साथ काम कर सके। आगे चल के उनके साथ दूसरे लोग जुड़ते चले गए, यहाँ तक कि लाइनस टोरवल्ड उनके साथ आके जुड़े, जिन्होंने एक बहुत ही अहम काम करके दिखाया। नतीजे में उनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया लिनक्स। नतीजे में लोगों ने उसके अंदर और नए नए एडिशंस करते गए, नए नए चीजें उसमें आते गए। अब इस वक्त नेट की 80% ट्रैफिक जो है वो लिनक्स के जरिए चल रही है। यहाँ तक कि आपके जो मोबाइल्स हैं वो भी लिनक्स बेस है, एंड्रॉइड जो है वो लिनक्स बेस है। यहाँ पे एक बात आपको ये भी समझ में आ गई कि कोलैबोरेशन से, मिलजुल कर काम करने से कितना फायदा होता है। वाकईतन ये कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत रेवोल्यूशनरी काम था, ओके, बहुत रेवोल्यूशनरी काम था। मेरा मकसद यहाँ पे ये था कि आप लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुन के घबराए मत। आपको ये पता हो कि पीछे उसके कोई ना कोई जो जाने पहचाने सॉफ्टवेयर है, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, मैक ओएस, वही चल रहा होगा। अब यहाँ पे हुरिया ने जैसे बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है। देखो बुनियादी बात को ये समझो, जब भी आपके पास एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे, किसी घर के अंदर अगर 2 लोग रह रहे हैं तो उनमें भी किसी ना किसी एक को लीड करना पड़ता है। रसूलुल्लाह की हदीस है कि अगर आप सफर में जा रहे हो और 2 ही बंदे हो तो किसी एक को अमीर मुकर्रर कर लो, वो बंदा मैनेज कर रहा होगा। 2 बंदे हो तो भी कोई एक बंदा उनका हेड हो, राइट। तो क्यों? इसलिए कि 2 बंदे भी हो तो भी आपस में इख्तलाफात होते हैं, कोई ना कोई एक बंदा हो जो फैसला घर में कर रहा हो, घर के अंदर, कॉलेज के अंदर, ऑफिस के अंदर। यही चीज कंप्यूटर्स के साथ है। कंप्यूटर्स के बेतहाशा कंपोनेंट्स है। हार्ड ड्राइव, अभी हमने कितने सारे कंपोनेंट्स की बात की,
हार्ड ड्राइव, प्रिंटर, प्लॉटर, आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, राइट। फिर कंप्यूटर के अपने अंदर आपका कूलिंग यूनिट लगा हुआ है, आपका वहां पे कैशे भी लगा हुआ है, रैम भी लगा हुआ है, रजिस्टर भी लगा हुआ है, प्रोसेसर प्रोसेसर एक नहीं, प्रोसेसर एक से ज्यादा है, आपका अरिथमेटिक प्रोसेसर भी है, आपका ग्राफिक कार्ड भी है, आपका सीपीयू भी लगा हुआ है, राइट। अब किस तरीके से हम तमाम चीजों को मैनेज करें? हर चीज अगर अपनी अपनी मर्जी से काम करते रहो तो काम कैसे चलेगा? यहां पे आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबको लेके चलता है। वो बताता है ठीक है यार तुम रुक जाओ, अभी इसका डेटा आ रहा है, तुम रुक जाओ, अभी इसका काम हो रहा है। आपने कीबोर्ड में की प्रेस की, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आगे तय करता है ये वाली की मैंने फोटोशॉप को भेजनी है, ये मैंने क्रोम को भेजनी है, या मैंने एमएस वर्ड को भेजनी है। आप अगर इस वक्त कोई आपकी आवाज चल रही है, म्यूजिक चल रही है, इतने में जूम पे कॉल आ जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है भाई इस आवाज के साथ साथ ये यूट्यूब के जो सॉन्ग चल रहा है इसके साथ साथ जूम की जो कॉल है उसकी भी रिंगटोन आनी चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत कंप्यूटर का एक बहुत अहम हिस्सा है जो तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ओके, इस बारे में किसी के पास किसी भी किस्म का कोई सवाल? जी जैनब। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है जैनब का। जैनब ने कहा कि सर आपने कहा जैसे ये लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, ज़ोरिन हो गया, एलिमेंट्री ओएस हो गया, तो एंड्रॉइड भी क्या एक फ्लेवर है? नहीं, एंड्रॉइड फ्लेवर नहीं है। एंड्रॉइड ने लिनक्स के लेते हुए इतनी चेंजेस की है कि वो अपना खुद एक अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, लेकिन उन्होंने लिनक्स के ऊपर से काम शुरू किया था। अब देखो ये तुम्हें समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे अहम चीज होगी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पे फोटोशॉप, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कौन सी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो तमाम चीजों को लेकर चल रहा है, एक तो हो गया प्रिंसिपल जो कॉलेज के तमाम फंक्शंस को मॉनिटर कर रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इसके अलावा कॉलेज के अंदर और भी चीजें हैं, टीचर्स भी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, ओके, आपका क्लीनिंग का स्टाफ भी है, आपके स्टूडेंट्स भी हैं, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल फोटोकॉपी शॉप, फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिशियन, डिफरेंट कंपोनेंट्स है जिनकी मदद से कॉलेज चल रहा है। इसी तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक तो होगी ऑपरेटिंग सिस्टम, तमाम चीजों को मैनेज कर रहा है, एक और कैटेगरी है जिसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं, वो कोई आपको कोई फायदा प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी एप्लीकेशन के लिए, और उसका नाम ही रख दिया लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पे एमएस वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट बोलते जाओ, और आपका ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर, वो भी तो एप्लीकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आए वो जो वर्ड होता है ऐप ऐप ऐप, यार ये ऐप इंस्टॉल कर लो, ये कहाँ से आए? एप्लीकेशन से। हर वो चीज जो कोई एप्लीकेशन जो कोई काम प्रोवाइड कर रही है उसका नाम आपने रखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोबाइल के ऊपर आपका एंड्रॉइड क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी फॉर एग्जांपल फेसबुक क्या हो गया? एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, एक और कैटेगरी होती है जिसका नाम रखा यूटिलिटीज। अब वक्त के साथ साथ ये कैटेगरी सब खत्म होते जा रही है। यूटिलिटीज का मकसद ये था, मिसाल के तौर पे कॉलेज के अंदर इलेक्ट्रिशियन, अब कॉलेज का जो इलेक्ट्रिशियन है वो हर वक्त आके बिजली के स्विच ऑन ऑफ नहीं कर रहा होता, लेकिन होता है। हम खास मौके पर उसको बुलाते हैं, यहाँ पे फैन लगा दो, ये फैन खराब हो गया, ये लाइट खराब हो गई, ठीक है, वानिया क्या करी, नोटबुक पे बंद करो उसको। तो ये काम जो होता है, ये एक बेसिकली वो आके एक यूटिलिटी प्रोवाइड करके चला जाता है, एक काम कर रहा है, काम करके मखसूस काम करके चला जाता है। ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर हैं, उनका नाम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रखा गया। अब उसमें क्या आ जाता है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अगरचे अब आप कहेंगे सर वो तो ऐप भी है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन पहले ये फर्क बिल्कुल वाज़ेह था कि जी आपके पास कैलकुलेटर है, काम हुआ, आपने खोला, बंद कर दिया। हार्ड ड्राइव के अंदर कंप्यूटर की डिस्क को चेक करना है, उसमें कोई एरर तो नहीं आ गया, चेक डिस्क की यूटिलिटी, ओके। तो इस किस्म के कामों के लिए, या आपने देखा मैंने लैब के अंदर बाज़ दफा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोला है, जब आप लोग उर्दू में टाइप कर रहे थे मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल के दिखाया, तो वो भी एक यूटिलिटी है, एक काम किया चले गए। लेकिन वक्त के साथ साथ ये तमाम चीजों का फर्क आपस में खत्म होता जा रहा है। अब आप लोग के मोबाइल के ऊपर हर चीज ही जो है वो ऐप है, आपके मोबाइल पे एंटीवायरस है वो भी ऐप है, कैलकुलेटर है वो भी ऐप है। हमने कहा पहले जी एंटीवायरस अलग होता था, फायरवॉल अलग होता था, अब क्या हो रहा है, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसमें पहले से एंटीवायरस और फायरवॉल मौजूद है। तो बहरहाल, लेकिन मेंटल एक कॉन्सेप्ट आपके जहन में है कि जी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
अच्छा, अब हमने बात की कि यार ये कंप्यूटर के अंदर जितने भी सिग्नल्स होते हैं हमारे पास, ये डिजिटल सिग्नल्स हैं, राइट? ये बात की थी ना हमने। कंप्यूटर जो है हमारे मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स के बेसिस पे काम कर रहा है। अब इसको सेव करने का कंप्यूटर में क्या तरीका हो सकता है? एक हमने याद है तरीकों पे बात की थी, हमने कहा था हम लाइट को यूज कर सकते हैं, ऐसा ही है। हमने मैग्नेट को यूज किया था। मैग्नेट को हमने कहा यूज किया था? दूसरा हार्ड डिस्क के ऊपर। और हमने जो है लेजर लाइट को या लाइट को कहां पे यूज किया था? मेरे ख्याल में फाइबर ऑप्टिक में यूज किया था। खैर इसी टेक्नोलॉजी को हमने सीडी में भी यूज किया। सीडी के अंदर एक मुझसे गलती हुई थी, मैं बता दूं, जो मैंने आप लोग को उस दिन दिखाया था ना वेव्स कि यूं होल बन रहा है, ऐसा दिखाया था ना। पिट कहते हैं इसको, पिट, और इसको कहते हैं लैंड। लेकिन ये बनता है कुछ यूं इस तरह से बनता है, मतलब ये बिल्कुल शार्प से होल नहीं बनता, ये थोड़ा सा स्लोप सा बनता है। इसीलिए जब इस पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट आता है। ओके, खैर आपको बुनियादी बात यहाँ पे जो मैं करना चाह रहा हूँ कि सीडी पे हमने डेटा स्टोर किया लेजर की मदद से। ओके, उसके अंदर हमने सुराख किया, पिट और लैंड बनाए, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, हमें पता चल रहा है 0 और 1, ऐसा ही है। लेकिन चलो हम ऐसा करते हैं, माजी में चलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है, अभी तक आपके पास टेलीविजन हर घर में नहीं पहुंचा, लोगों के पास बड़े बड़े रेडियो हैं। ओके, नेट का दूर दूर तक, इंटरनेट का दूर दूर तक कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इस जमाने के अंदर हमने कंप्यूटर बनाना है और हमने सिग्नल स्टोर करने, डिजिटल सिग्नल स्टोर करना है। 1 0 1 0, क्या करेंगे? क्या तरीका हमारे पास? खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करो। ओके, टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, उस दौर की टेक्नोलॉजी है। मुनाहिल यमीन क्या करेंगे आप? क्या मशवरा देंगी आप? आपके दादा के जमाने में हम पहुंच चुके हैं या परदादा के जमाने में, और उस दौर के अंदर हमने कंप्यूटर बनाना है, क्या करें? हमने सिग्नल्स स्टोर करने के 0 1 0 1। लेजर, आपने कहा लेजर, लेजर तो उस जमाने में थी भी नहीं। उस जमाने की टेक्नोलॉजी की बात बताओ मुझे। स्टोर कैसे करेंगे? रेडियो सिग्नल तो गया गया, स्टोर कैसे करेंगे? क्या चीज? तो वो तुम छक्का नहीं मारने की कोशिश करो। मैं बताऊं यार, एक बल्ब होते हैं ना, अगर हम बल्ब को रखें, बल्ब अगर ऑन है 1, बल्ब अगर ऑफ है, क्या ख्याल है ये तरीका चल सकता है? अभी अभी तुम पावर सप्लाई ईजाद हो गई। अभी हम मनाहिल यमीन के दादा के जमाने में, मनाहिल यमीन आपके दादा के जमाने में पावर सप्लाई थी? वो कह रही नहीं थी। ओके, वापस क्लास में। तो उस दौर के अंदर हमारे पास ना एलईडी है, जैसे कि उन्होंने कहा, अदील ने कहा, ना पावर सप्लाई। हमने कहा कि यार ये जो बल्ब होता है ना, 100 वाट का बल्ब, यार इसे पीली पीली रोशनी निकलती थी, बहुत गर्म होता था, राइट? बल्कि अभी भी बेकरीज के अंदर मैंने देखा है कि वो अपना जो पेटीज वगैरह के सेक्शन में वो लगा के रखते हैं ताकि वो गर्म होता रहता है और उससे वो खाना वगैरह उनका गर्म रहता है, ठीक है? तो वो जो दौर था, उस दौर के अंदर उन्होंने कहा यार उस जमाने बल्ब उनके पास यही था, ये वाले बल्ब उनके पास नहीं थे। उन्होंने कहा ये बल्ब लगाते हैं, ऑन है तो 1, ऑफ है तो 0। अच्छा, आपने कहा कि सर ये 1 0 तो स्टोर कर लिया, आगे कैलकुलेशन कैसे करनी है? अब ये मैं मजे की बात बता रहा हूँ कि कंप्यूटर की कैलकुलेशन भी ना इसी 1 0 पे हो रही होती है। वो कुछ उन्होंने उसकी एक पूरी अर्थमेटिक की शाख बनाई है जिसका नाम है बूलियन अर्थमेटिक। उसके अंदर वो ऐसी फैसले करता है, अगर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका आंसर आएगा 1। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका आंसर आएगा 1। उन्होंने कुछ इस तरीके के ऑपरेटर बनाए, एंड और एक्सॉर, नैंड, ये ऑपरेटर बनाए कि सारे ऑपरेटर काम कर रहे होते 1 0 1 0 1 0 पे काम कर रहे होते हैं। तो ये जितनी कैलकुलेशन आप लोग कर रहे होते हैं ना, 75 + 43 फॉर एग्जाम्पल, ये तमाम की तमाम कैलकुलेशन 1 0 1 0 में हो जाती है। पूरी मैथ्स की एक शाख है जिसका नाम है बूलियन अर्थमेटिक, वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। अगर हमने ये सलाहियत पैदा कर ली कि हम 1 और 0 को किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बस हमने पूरा कंप्यूटर बना लिया। आपको मालूम है नेट पे ऐसी एग्जांपल्स मौजूद है यूट्यूब के ऊपर कि लोगों ने पानी की मदद से कंप्यूटर बना के दिखाया है। उस कंप्यूटर के अंदर से पानी है, वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल वो पानी, यहाँ पे भी एक बॉटल में पानी रखा हुआ है, दूसरी बॉटल में पानी रखा हुआ है, यहाँ पे आके जमा हो रहा है। अब वो देखते हैं, उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि अगर यहाँ, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, तो 1 और 1 हो तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। तो उन्होंने ऐसा बनाया कि यहाँ भी पानी हो, यहाँ भी पानी हो, निमरा, तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। यानी यहाँ भी पानी, तो यहाँ पे भी पानी आ रहा है। इसी, और यहाँ पे अगर है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नहीं होगा।
ओके, उन्होंने इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म बनाया, मैकेनिकल सिस्टम बनाया जिसमें से पानी इन्वॉल्व हो रहा है, अब वो कैलकुलेशन करके दे रहा है। तो बताने का मकसद ये कि बुलियन अर्थमेटिक इतना पावरफुल है, अगर आपके पास किसी भी तरीके से 1 और 0 को रिप्रेजेंट करने की सलाहियत आ जाती है, चाहे वो पानी के जरिए से हो, पानी और प्लम्बिंग करके तो भी कंप्यूटर बन सकता है, चाहे वो आप बल्ब लगा के करें। एक साइंस फिक्शन नॉवेल है जिसका नाम है जहन से नाम ही निकल गया मेरे, अभी उस पर नेटफ्लिक्स के अंदर उस पर उन्होंने मूवी भी बनाई है उसकी, उसका नाम है बहरहाल उस नॉवेल के अंदर उन्होंने कुछ इंसानी सिविलाइजेशन ने इंसानों की मदद से कंप्यूटर बनाया। उन्होंने यही 1010 का रूल तय किया, अगर तुम्हें यहाँ पे झंडा उठा हुआ नजर आए और तुम्हें यहाँ भी झंडा उठा हुआ नजर आए तो तुम भी झंडा उठा लेना। इसी रूल की मदद से उन्होंने पूरा कंप्यूटर बनाया, वो उस मूवी के अंदर, उस ड्रामे के अंदर उन्होंने दिखाया भी है। अगेन बुलियन अर्थमेटिक इंतहाई पावरफुल चीज है, अगर आपके अंदर किसी भी तरीके से आप 1 और 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आप कंप्यूटर बना सकते हैं। लेकिन 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 जैसे उस मूवी के अंदर, उस टीवी शो के अंदर, सॉरी उस टीवी शो के अंदर लोगों ने इंसानों की मदद से कंप्यूटर बनाया, तुम यहाँ पे झंडा उठाना, तुम यहाँ पे झंडा उठाना, 1 और 1, तो उसके नतीजे में मारिया तुम भी झंडा उठा देना, 1 and 1, यहाँ पे आंसर 1 आ गया। ओके, यहाँ पे 1 और 1 उसका आंसर ये आएगा। लेकिन मसला ये है कि जब इतने सारे इंसान होंगे तो कितनी जगह घेरेंगे, राइट? और इंसान की स्पीड तो हमेशा स्लो होगी, वो जब तक झंडा उठाएगा, दूसरा देखेगा, फिर उसका रिजल्ट देगा, स्लो होगी नहीं होगी। तो जिस चीज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है। आपने पानी के आपने बॉटल्स लगाई और साथ में आपने थोड़ी सी प्लम्बिंग कर दी और उसकी मदद से आपने ये बुलियन अर्थमेटिक को इंप्लीमेंट किया, काम आपका हो जाएगा, लेकिन एक्सपेंसिव कितना पड़ रहा है, जगह कितनी ज्यादा घेरेगा, पानी की अपनी कितनी रफ्तार स्लो होती है, एक बोतल से दूसरी बोतल में पानी जा रहा है, टाइम लगेगा नहीं लगेगा? इसी तरीके से जब उन्होंने उन 100 वाट के बल्ब को इस्तेमाल करना शुरू किया कंप्यूटर के अंदर, अब आपको पता है 100 वाट का बल्ब आज भी कितना गर्म होता है, बिजली कितनी लेता है, अब वहां पे कितनी ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करता था और कितनी ज्यादा बिजली वो लेता था। उस जमाने में जो उन्होंने इस किस्म के कंप्यूटर्स बनाए, उसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का नाम जो यूज किया उस बल्ब का, उसका नाम रखा वैक्यूम, VACUM, वैक्यूम ट्यूब्स। मेरे ख्याल में वैक्यूम की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है, देख लीजिएगा। बहरहाल वैक्यूम ट्यूब्स को उन्होंने बनाया, बल्ब्स उन्होंने यूज किए, वो थे बुनियादी तौर पे बल्ब्स, छोटे साइज में थे, नाम उसका रखा उन्होंने वैक्यूम ट्यूब। क्यों? क्योंकि अंदर से उसमें वैक्यूम होता था। अब आजकल की जो आपके जो बल्ब होते हैं ना 100 वाट वाले, उसके अंदर भी अंदर वैक्यूम ही होता है, बल्कि उसमें सॉरी वो गैस भर देते हैं। उस जमाने में उसके अंदर खाली करके वो भी गैस भरते थे और उस खाली करने की वजह से उसका नाम उन्होंने रखा वैक्यूम ट्यूब। तो पूरा का पूरा कंप्यूटर, पूरी की पूरी बुलियन अर्थमेटिक चल रही थी उस वैक्यूम ट्यूब के ऊपर। लेकिन उसके नतीजे में कंप्यूटर के अंदर क्या इशू आ रहा था वानिया? जोर से बोलो, क्या मारिया, क्या मसला आ रहा था उस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से? आपके ख्याल में क्या आएगा? 100 वाट के बल्ब लगे हुए, गर्म ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, बिजली बहुत ज्यादा लेगा। तो यही वजह थी कि उस जमाने में कंप्यूटर्स जो बने, अगर वो बन भी गए, बनाने में कामयाब भी हो गए, तो पूरी पूरी बिल्डिंग के बराबर थे और हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और उन कंप्यूटर्स में इश्यूज भी यही आते थे कि अचानक ही बल्ब फ्यूज हो गया, वो जाके उसको डीबग करने में लगे हुए, जाके जो है उसको फ्यूज को निकाल के लगा रहे हैं, ओके, जो बल्ब को चेंज कर रहे हैं। एक साहब है, एप्पल के फाउंडर है, उनका नाम है स्टीव वॉजनियक। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? ठीक है, उन्हीं के साथ स्टीव वॉजनियक, दोनों ने मिलकर एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी थी। स्टीव वॉजनियक ने अपनी बायोग्राफी में एक किस्सा लिखा है कि हम लोग जब हमारा रेडियो या टीवी खराब हो जाता था तो हम लोग दुकान पे जाते थे, हम लोग, हमारे अब्बू जो थे वो टीवी खोलते थे, टीवी के अंदर जितने भी ये वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई होती थी सबको निकालते थे, टोकरी में डालते थे, सबको निकाल के उसके बाद वो जाते थे हमारे यहाँ के जनरल स्टोर पे, जैसे हमारे इम्तियाज है, लकी वन वगैरह, इस किस्म के मॉल में जाते थे। वहां जाके बाकायदा उसके वो बने हुए होते थे स्टेशन, वहां पर जाके एक के बाद एक बल्ब लगा लगा के ट्राई करते थे। जो बल्ब नहीं जलता था वो फ्यूज होता था, उसको वो रिप्लेस करके खरीद के घर लेके वापस आके सारे लगाते थे। तो उस जमाने में आपका टीवी अगर काम नहीं कर रहा, आपका रेडियो अगर काम नहीं कर रहा, तो आप इस तरीके से उसको ट्रबल शूट कर रहे थे। समझ में आ रहा है, जहन में आ रहा है कि देखो, तस्वीर करने की कोशिश करो कि आप जाके आपका जो पूरा कंप्यूटर या आपका रेडियो या आपका जो टीवी है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे बल्ब्स लगे हुए हैं, और वो बल्ब्स अगर फ्यूज हो जाते हैं तो आपका टीवी, आपका रेडियो काम नहीं कर रहा, और आपने जाके 1 बाय 1 ट्राई करके देखना है
कौन सा बल्ब काम कर रहा है, कौन सा बल्ब काम नहीं कर रहा। जो बल्ब काम नहीं कर रहा वो खराब, उसको चेंज करके आप लेकर आ गए। ओके, तो उस जमाने के जो कंप्यूटर्स थे, ये जमाना है 1940 से लेकर 1955 तक का। उस जमाने के सारे कंप्यूटर्स बहुत गर्मी जनरेट करते थे, बहुत ज्यादा पावर लेते थे और पूरी पूरी बिल्डिंग्स के बराबर होते थे। डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी क्या थी? कागज। कागज के ऊपर आपने सुराख कर दिया, ठीक है, सुराख अगर है तो 0 कर लिया फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीं है तो 1 कर लिया। अब तसव्वुर कर रहे हो कि 1 0 जो है कोई मैजिक नहीं है। कागज के ऊपर पेंसिल से भी सुराख कर दो, वो पंचिंग कार्ड बन जाता है, उसे पंचिंग कार्ड कहते थे। ओके, अगर सुराख है तो 0, सुराख नहीं है तो 1। डेटा सारा का सारा उसके जरिए से स्टोर कर रहे हैं। अब कितनी सारी, उस कागज को रखने के लिए भी कितनी सारी जगह चाहिए होती थी, और कागज को आग ना लग जाए, कागज मुड़ा तोड़ा ना हो, कागज फाड़ ना दो, ऐसा ही है। तो ये जमाना था हमारा 1955 तक। अब उस जमाने में कंप्यूटर क्यों बनाए गए थे आपके ख्याल में? किसके लिए? किस चीज की कैलकुलेशन? तो डेटा की कैलकुलेशन ना, कौन सा डेटा भाई? 1940s में क्या हो रहा था अदील, क्या हो रहा था 1940s में? क्या हो रहा था, जोर से बोलो। कौन सी वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जिसके नतीजे में आप लोग आजाद हुए। पाकिस्तान की आजादी के पीछे बहुत बड़ा रोल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। तो उस जमाने में यूएस के उस वक्त आपका जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वो तो बहुत ज्यादा एंगेज थी। अगरचे ब्रिटिश उस जमाने में सुपर पावर थे, लेकिन उनको बहुत सारे मसाइल का सामना था। डायरेक्टली वो जर्मनी के साथ फाइट कर रहे थे। उसके मुकाबले में मेरा मुकाबला चल रहा है इस वक्त उस जमाने में उनका मुकाबला चल रहा था अमेरिका जो था काफी सुकून में था। उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी के ऊपर। ओके, टेक्नोलॉजी पर उन्होंने किस तरीके से इन्वेस्ट किया? उन्होंने कंप्यूटर्स बनाने शुरू किए। ये कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी कहाँ इस्तेमाल हुई? कहाँ? ये जो आप लोग रॉकेट्स फायर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रॉकेट के जो पूरी प्रोजेक्टाइल जा रहा है वहां पे, तो ये इसकी क्या फिजिक्स है? अगर मैंने यहाँ पे फायर किया वो कहाँ पे जाएगा? वेदर क्या होगा? वेदर की कंडीशंस, अगर वहां पे तूफान आया हुआ है तो क्या मेरा मिसाइल जगह पे पहुंचेगा? अनुषा मैं भी इतना क्यूट हूं, ओके, मुझे देख लो, इतना बुरा नहीं हूं मैं। तो ओके, आपने रॉकेट से मिसाइल फायर किए तो उसकी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो जाके अपनी जगह पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। आप एक जहाज डिजाइन कर रहे हैं, जेट जहाज बना रहे हैं, जेट जहाज को बनाने के लिए तो कैलकुलेशन चाहिए। अब जेट जहाज कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हमने कहा अदिल बेटा की चाबी लो, आराम से जहाज चलाते हुए जाना, दही लेके वापस आ जाना। अब जब वापस से, हाँ बेटा कोई आवाज तो नहीं आ रही थी। जेट जहाज बनाने के लिए आपको बेतहाशा कैलकुलेशंस करनी है, आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। तो इसके लिए भी आपने क्या किया? आपने कंप्यूटर्स को यूज किया। ओके, तो ये जो आपके पहले इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स बने, ओके, इन सब के पीछे क्या चल रहा था? वैक्यूम ट्यूब्स। और बनाने का मकसद ये था कि वॉर के जो एफर्ट्स हैं उसके अंदर मदद कर सके। ये जो वेदर की प्रेडिक्शन है, वेदर की जो प्रेडिक्शन है कि मौसम क्या हाल क्या होगा, मौसम कैसा होगा, इन तमाम चीजों के लिए भी आपको जरूरत पड़ती है किसी ऐसे मैं कुछ कह इसलिए नहीं रहा कि मैं बिल्कुल मायूस हो चुका हूं। ओके, ये मत समझिएगा कि मैंने आपको छोड़ दिया, मैं बिल्कुल मायूस हो चुका हूं। और जब शरीफ आदमी मायूस हो जाता है तो क्या होता है? आप लोग ऐसी हरकतें करते हैं, फिर बाद में कहते हैं सर ने पता नहीं क्या कर दिया, सर इतने सख्त है, अपनी गलतियां नहीं देखते। मूविंग ऑन, हम क्या बात कर रहे थे? वेदर प्रेडिक्शन। वेदर प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल काम है। आज के दौर में भी वेदर आपका सही से प्रेडिक्ट नहीं हो पाता। आप लोग कहते हैं ना यार ये हुकूमत पाकिस्तान की मौसमियात वालों ने कहा था बारिश होगी, बारिश नहीं हो रही। तो भाई इसलिए कि मौसम के पीछे बेतहाशा फैक्टर्स मौजूद हैं। ओके, अब ये जंग के दौरान ये मौसम की प्रेडिक्शन कितनी जरूरी है, और सिर्फ जंग के दौरान नहीं, नॉर्मल हालात में भी अगर सैलाब आ गया तो आपकी सारी की सारी फसल बर्बाद होगी नहीं होगी? ओके, तो आप अच्छा फसल बर्बाद हो गई, आपको पता है जी सैलाब आने वाला है, आपने वक्त से पहले, जब अभी मार्केट के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में गंदुम सस्ती है, आपने वहां से उठा ली, सैलाब आ गया, सारी फसलें तबाह हो गई, अब आप गंदुम उठाएंगे, आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो वेदर प्रेडिक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन वेदर प्रेडिक्ट करना मुश्किल काम है। ये जो हम लोग माजी के किस्से, अगर आप लोग कहानियां पढ़ते हो या मूवीज देखते हो, उसके अंदर आपको एक साधु का किरदार नजर आएगा। कोई घर गांव देहात के अंदर कोई एक बंदा है, बूढ़ी सा खातून या बुढ़ा सा मर्द, जो सब पूरे गांव वाले उसकी बात मानते हैं।
ठीक है, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा। तो ये जो किरदार था ना, ये जो किरदार, ये बुनियादी तौर पर ये ऐसी शख्स को बनाया जाता था वो इलाज भी कर ले, साथ ही साथ जो है वो आपके जो कफन दफन वाले काम है वो भी कर ले, आपके गांव देहात की, आपके कबीले की तारीख को भी याद रखे, और साथ ही साथ वो वेदर भी प्रिडिक्ट कर सके। वो बता सके कि यार अब हमें यहाँ से नकल मकानी करनी चाहिए, नहीं अभी नकल मकानी करने की जरूरत नहीं है, अभी हम यहाँ पे महफूज है। तो हर जमाने में हर सिविलाइजेशन के अंदर कोई ना कोई ऐसा शख्स होता था। वक्त गुजरा, हालात बदले, उस कामों के लिए उन्होंने किस चीज को मुकर्रर किया? कंप्यूटर को। अगेन वेदर प्रेडिक्शन हो या आपकी मिलिट्री की कैलकुलेशंस हो, दोनों चीजों के लिए आपके लिए बहुत जरूरी था कि आपके पास कंप्यूटर हो। तो अगरचे आपका कंप्यूटर साइज में बहुत बड़ा था, बहुत गर्मी प्रोड्यूस करता था, लेकिन फिर भी आपने कंप्यूटर बनाया और उसको इस्तेमाल किया। उसका नाम फॉर एग्जाम्पल एनीएक, यूनिवैक, उस जमाने के कंप्यूटर है। इतना समझ में आ गया कि हीट प्रोड्यूस हो रही है और बिजली बहुत ज्यादा ले रहा है। अच्छा, उसी से हम कहते हैं कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में बग आया हुआ है, बग का वर्ड सुना है? तो ये बग का वर्ड भी उसी जमाने में आया है। वो कंप्यूटर ने डेटा सही नहीं दिया, रिजल्ट खराब आया, टेक्नीशियन साहब पहुंचे वहां पे देखने के लिए कि फिर क्या कहाँ पे खामी है। वो देखते रहे, बल्ब को निकाल निकाल के लगा के चेक कर रहे हैं, सारे बल्ब सही काम कर रहे हैं। एक जगह उनको नजर आया कि वायरिंग के अंदर एक कीड़ा जो होता है ना, मौत को उर्दू में क्या कहते हैं, पतंगा, मेरे ख्याल में पतंगा घुसा हुआ था, उस पतंगे की वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा था। तो उन्होंने उस बग को, उस कीड़े को निकाला, और उसी वजह से आज तक हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इश्यू आ जाए तो उसका नाम क्या कहते हैं? डीबगिंग, या सॉफ्टवेयर में बग मौजूद है, वो वहां से चलता हुआ आ रहा है। ओके, तो 1955 तक तो आप लोग यूज करते रहे 100 वाट के बल्ब, और 100 वाट के बल्ब का नाम क्या था बानो? दूसरा, जोर से बोलो, वैक्यूम ट्यूब। आगे चल के उनके पास टेक्नोलॉजी आई 1956 से लेकर 1963 तक, उसका नाम रखा ट्रांजिस्टर। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब वाला काम था ना, यही काम कर रहा था ट्रांजिस्टर। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर शायद ट्रांजिस्टर पढ़े हो। ओके, तो ट्रांजिस्टर के अंदर भी सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट आया। सेमीकंडक्टर का वर्ड सुना है? एक होता है कंडक्टर जिससे बिजली गुजरता है, और एक होता है आपका नॉन कंडक्टर जिससे कोई चीज बिजली गुजर नहीं सकती, जैसे प्लास्टिक, जैसे चमड़ा, जैसे लकड़ी। और एक हुआ सेमीकंडक्टर, मखसूस हालात के अंदर उससे करंट गुजर सकता है। उस सेमीकंडक्टर की मदद से बनाए गए ट्रांजिस्टर, और यहीं से सिलिकॉन वैली कंप्यूटर के रेवोल्यूशन का आगाज हुआ। ओके, ट्रांजिस्टर्स आ गए। ट्रांजिस्टर्स ने जो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया, कंप्यूटर्स का साइज हो गया छोटा। अच्छा देखो, कंप्यूटर का साइज छोटा भी हो गया, चलो ठीक है, गर्मी भी थोड़ी कम हो गई, लेकिन तुम साथ में एक और चीज ध्यान में रखो, स्पीड। स्पीड भी तो चीज है ना। वैक्यूम ट्यूब की स्पीड कितनी होगी? ट्रांजिस्टर की स्पीड उससे बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो चीज छोटी हो गई। जब छोटी हो गई, ठीक है, तो उसके मुकाबले में उसकी स्पीड भी तेज हो गई। ऐसे ही है ना। लेकिन बहरहाल बिजली अभी भी प्रोड्यूस हो रही है, गर्म हो रहा है, गर्म होता है तो ट्रांजिस्टर खराब हो रही है, टेक्नोलॉजी चलती रही आपकी। 63 के बाद उन्होंने बनाया एक और चीज, उसका नाम रखा इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये मैंने कहा था ट्रांजिस्टर्स का जमाना आया और यहीं से सिलिकॉन वैली की बुनियाद पड़ी। यहीं से जो है आपकी जो सैन फ्रांसिस्को के अंदर मुख्तलिफ टैलेंटेड लोग जमा हुए और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू किया। उनको नजर आया कि दुनिया के अंदर अब इनकलाब जो आएगा वो सेमीकंडक्टर की मदद से आएगा। उससे पहले दुनिया के जो अमीर तरीन लोग थे वो लोग थे जिन्होंने ऑयल के ऊपर काम किया था। ओके, उन्होंने ऑयल के फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जमीन खरीदी, वहां से तेल निकल आया, वो अमीर तरीन आदमी बन गए। वो लोग थे जिन्होंने काम किया था स्टील के ऊपर। ओके, पूरे अमेरिका के अंदर जो है रेलवे की लाइन बिछ रही है। रेलवे की लाइनें किससे बनी हुई होती है? लोहे से बनी हुई होती है, स्टील इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो जिन जिन लोगों के पास इन तमाम चीजों के ठेके मौजूद थे, जमीनें मौजूद थी, जिन जमीनों से कोयला निकल रहा है, जिन जमीनों से तेल निकल रहा है, जिन जमीनों से आयरन निकल रहा है, वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से थे। रॉकफेलर एक बहुत मशहूर नाम है फॉर एग्जाम्पल, वो जमाने में इसी चीज से अमीर हुए। जब सेमीकंडक्टर इजाद हुआ तो उन लोगों को यह फील हुआ कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से नेक्स्ट रेवोल्यूशन आ सकता है। वो सारे के सारे लोग जमा हो गए सैन फ्रांसिस्को के अंदर, जिसको आज के दौर में हम लोग क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली सुना है नाम? अच्छा, मैं बता रहा हूं, उस जगह का नाम सिलिकॉन वैली रख दिया गया क्योंकि वहां पर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के ऊपर काम हो रहा था। तो सबसे पहले बन गए ट्रांजिस्टर। आगे चल के इन्हीं लोगों ने उसमें इनोवेशन लेकर आए और उनकी पहली इनोवेशन ये थी कि यार हम तमाम सर्किट्स को आपस में जोड़ दें। इसका नाम रखा इंटीग्रेटेड सर्किट। एक ही चिप है और उसी चिप के ऊपर 3-4 सर्किट्स मौजूद हैं। एक ही चिप है, उसके ऊपर 3-4 सर्किट्स मौजूद हैं। ओके, इसीलिए उसका नाम रखा इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड क्लास क्या होती है?
जिसमें मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सलाहियतों के लोग एक ही साथ हों। ऐसे ही है ना, हम कहते हैं स्पेशल नीड्स वाले लोग हैं, नॉर्मल जो लोग हैं, तमाम के तमाम कैपेबिलिटीज के लोग एक ही क्लास में मौजूद हो। हम कहते हैं इंटीग्रेटेड क्लास है, हमने क्लासेस को इंटीग्रेट कर दिया, बॉयज की और गर्ल्स की अलग क्लास ना हो, एक ही क्लास हो। ओके, तो यहीं पे इसी तरीके से उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड सर्किट, हम मुख्तलिफ सर्किट्स को एक ही जगह पे जोड़ दें, इसका नाम उन्होंने रखा इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसकी वजह से कंप्यूटर्स का साइज और कम हो गया, पावर भी और कम लेने लगे, स्पीड भी बढ़ गई, और साथ ही साथ आपका जो हीट प्रोड्यूस होने वाला मसला था वो मसला भी खत्म हो गया। 1971 के अंदर इंटेल, इंटेल कौन है, नाम सुना इंटेल का? आईटेल भाई, इंटेल हर लैपटॉप के ऊपर आपको स्टिकर लगा हुआ है इंटेल इनसाइड, ठीक है। इंटेल कंपनी की बुनियाद पड़ी उन्होंने 1971 के अंदर पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया, और यहीं से आपके 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शुरू हो गई। पहले जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स, गर्मी ज्यादा, स्पीड कम, बहुत ज्यादा खराब होते रहते थे, बिजली ज्यादा ले रहे थे, ठीक है, साइज बहुत बड़ा था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए, साइज कम हो गया, बिजली कम हो गई, गर्मी कम हो गई, लेकिन फिर भी खामियां थी, इतना अच्छा नहीं था। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या हुआ कि उन्होंने जो सर्किट्स बनाते थे ना, उसको एक ही चिप के ऊपर लेकर आ गए, और 71 के अंदर आगे शुरू हो गया 4th जनरेशन। 4th जनरेशन के अंदर आपका आ गया माइक्रो प्रोसेसर। पहले इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या था अदील? इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर डिफरेंट, अदील इधर आके बैठो, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर उन्होंने डिफरेंट सर्किट्स को एक ही जगह पे जोड़ दिया था। माइक्रो प्रोसेसर में वो एक और कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा ये चिप है, पूरा का पूरा पैकेज इसके अंदर मौजूद है, प्रोसेसर चाहिए इस चिप को लगा दो, रैम चाहिए इस चिप को लगा दो, जो काम करना सारी की सारी सलाहियत, सारा का सारा दिमाग इस चिप के अंदर मौजूद है। इसका नाम रखा उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर, और वहीं पे इंटेल की बुनियाद बढ़ी, और आज अभी कुछ अरसे पहले तक इंटेल आज तक लीड करता रहा। अब इंटेल की जगह दूसरी कंपनीज आ गई हैं, इंटेल पीछे जा रहा है, वो एक अलग कहानी। लेकिन ये बात आपको समझ में आ गई कि 4th जनरेशन का आगाज कहां से हुआ, माइक्रो प्रोसेसर से। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, 4th जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में डेटा हम कैसे स्टोर कर रहे थे, पंचिंग कार्ड, ओके, पेपर पे कर रहे थे। सेकंड जनरेशन में उन्होंने कहा कि जो कैसेट्स होती है ना, मैग्नेटिक टेप कैसेट जो होती है आपकी, जो फिल्म की, उसी के ऊपर डेटा स्टोर करते थे। ओके, आपके 4th जनरेशन में जाके फ्लॉपी ड्राइव और हार्ड ड्राइव वगैरह का जमाना शुरू हुआ। अच्छा, इससे पहले जो आपके कंप्यूटर्स के ऊपर की जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, वहां क्लिक किया, माउस, ये तमाम चीजें कब कौन सी जनरेशन में आपके ख्याल में आई होंगी? 4th जनरेशन के अंदर ये तमाम चीजें आई हैं। ओके, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। उससे पहले आप टर्मिनल पे जाके अभी देखा कमांड प्रॉम्प्ट कंप्यूटर पे खोली हमने, लैब के अंदर हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे काम किया है, विंडोज एक्टिवेट करते हुए देखा था, वो कमांड प्रॉम्प्ट थी। तो इससे पहले कंप्यूटर्स में ऐसे ही होता था, आप जाते थे, टेक्स्ट लिखा हुआ आता था, आपका नाम आता था, हेलो एमन, क्या आज क्या काम करना है, आपने काम बताया, आपने कमांड दी, वो काम कर रहा होता था। ठीक है, 4th जनरेशन के अंदर उन्होंने ये इंटरफेस लेकर आया जिसका नाम रखा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि आप कंप्यूटर से यूजर अपना इंटरफेस का मतलब ताल्लुक जोड़ना, कंप्यूटर से यूजर अपना ताल्लुक जोड़ सकता है ग्राफिकल चीजों की मदद से। मसलन विंडो पे क्लिक कर दिया, विंडो को मिनिमाइज कर दिया, आपका मेन्यू पे क्लिक कर दिया, ये तमाम चीजें कौन सी जनरेशन में आई हैं? 4th जनरेशन के अंदर। इसी वजह, और इसका मतलब ये हुआ कि माउस के कौन सी जनरेशन में इजाद हुआ होगा? क्या हाल है हुरिया, क्या ख्याल है आपका? 4 क्यों? क्योंकि 4th जनरेशन से पहले माउस की जरूरत थी। ठीक है, 4th जनरेशन के अंदर लोगों ने माउस को भी इन्वेंट किया, वहीं पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना। अब मैं यहाँ पे कहानी बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग की रिकैप की बारी आएगी, आप में से कोई रिकैप देगा, फिर मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा। हमारे ये आपको जहन में आता है कि किसने बनाया माउस, किसने बनाया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, किसने बनाया? किसने? सबसे पहले जिस कंपनी ने इस चीज को इजाद किया, उस कंपनी का नाम था जीरोक्स। आज के दौर में जीरोक्स वाले मशहूर है फोटोकॉपी मशीन के नाम से, जीरोक्स कॉपियर। उस जमाने में वो कॉपियर वगैरह बना रहे थे।
उनकी अपनी रिसर्च टीम ने, रिसर्च के लोगों ने ये तमाम चीजों को इजाद किया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विंडो बनाई, विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं आप, जो है माउस से उसको चला सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने जाके अपनी कंपनीज को, बड़े को बताया कि यार हमने ये चीजें बनाई हैं, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में आप लोगों ने माहौल देखा होगा कि लोग कदर नहीं करते, तो उन्होंने इसकी कदर नहीं की। उन्होंने कहा ये बेकार सी चीज बनाई, इससे फायदा क्या, तो खिलौना है, इससे क्या होगा। एप्पल के जो स्टीव जॉब थे, स्टीव वॉजनियाक, ये स्टीव जॉब साहब जो थे ना, बड़े तेज आदमी थे। इनको किसी ने बताया कि जीरोक्स वाले जो है ना, वहां वो कुछ नया काम कर रहे हैं। उन्होंने जीरोक्स वालों से जाके कहा कि यार हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देते हैं, आप हमें दिखाओ तो आप काम क्या कर रहे हो। जीरोक्स वालों ने कहा आ जाओ। अब जो रिसर्चर्स थे जिन्होंने इस चीज को इजाद किया था, वो कहते रहे सर आप नहीं समझ रहे, ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। जीरोक्स के बॉसेस ने कहा नहीं नहीं नहीं, जाके दिखा दो, एप्पल वालों को दिखा दो। एप्पल वाले आए, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को देखा और देखते वो हैरान हो गए। ये अगेन आज के दौर में आप माउस को घुमा के क्लिक कर रहे हो, उस दौर में कितनी बड़ी बात थी। मैं माउस यहां घुमा रहा हूं, क्लिक वहां हो रहा है, उसको कैसे पता कि मैंने इधर इधर लेकर चला गया। मैंने माउस को यूं घुमाया, उसको कर्सर भी घूम रहा है, कर्सर को कैसे पता चला कि मैंने माउस यहां पे घुमा दिया। कितना कॉम्प्लिकेटेड सी चीज थी, आज के दौर में भी ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है। एप्पल वालों ने जाके डेमोन्स्ट्रेशन देखा, उन्होंने उसकी टेक्नोलॉजी को पूरा अलिफ से लेकर ये तक समझा और उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को कॉपी किया। जिस पहले कंप्यूटर के अंदर वो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेकर आए, उसका नाम था मैकिंटॉश, ओके। और ये कंप्यूटर, इसी कंप्यूटर, वैसे तो एप्पल पहले भी बहुत मशहूर था, लेकिन इस कंप्यूटर की वजह से, इस मैकिंटॉश की वजह से एप्पल, यूं समझने के हर घर के अंदर एप्पल पहुंच गया, ओके। अगरचे एप्पल का कंप्यूटर उस जमाने में भी बहुत महंगे थे, लेकिन बहरहाल ये एप्पल का एक बहुत रेवोल्यूशनरी कदम था कि अब उन्होंने ऐसा कंप्यूटर बना दिया कि घर बैठे आप माउस पकड़ के आराम से डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, और आपको किसी भी कमांड को याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको इजाद करने वाला कौन था? जीरोक्स। अब फल किसने खाया? लेकिन कहते ना बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। बिल गेट्स साहब और स्टीव जॉब, इनकी बड़ी दोस्ती थी उस जमाने में, बहुत दोस्ती थी। तो एप्पल जो स्टीव जॉब साहब थे भी बड़े मगरूर थे उस जमाने में, बहुत ही मगरूर थे। मतलब इनके गरूर का अंदाजा यूं लगा रहे कि उनकी वजह से ऑफिस में पट्टेबाजी हो रही होती थी, ठीक है। बाकायदा वो ऑफिस के अंदर लोग उससे मारा पीटी हो रही होती थी, वो इतना उसका रवैया बुरा होता था, इतना गरूर था उसके अंदर। तो वो साहब समझते थे कि दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन आदमी मैं ही हूँ। अच्छा, बिल गेट्स साहब जो थे, उनकी पर्सनैलिटी उस जमाने में थोड़ी सी जैसे नहीं होते कि थोड़े चुप चुप रहने वाले, शर्मीले से। तो स्टीव जॉब को लगा ये बिल गेट्स मेरा क्या बिगाड़ लेगा, आ जाओ। उसने कहा अच्छा है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले हो, मैं एप्पल का हो, तुम ऐसा करो मेरी लैपटॉप के लिए ना, मेरे सॉरी नॉट लैपटॉप, मेरे कंप्यूटर्स के लिए तो सॉफ्टवेयर बना दो, MS वर्ड बना दो, तुमने वैसे बनाया तो हमारे लिए भी बना दो, फला सॉफ्टवेयर बना दो। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपके लिए बना देंगे। उनका एप्पल के साथ इंटरेक्शन शुरू हुआ, उन्होंने एप्पल की टेक्नोलॉजी चोरी करना शुरू कर दी। मार्केट के अंदर जो पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जिसके अंदर ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस, ये आइकॉन्स, ये विंडोज, ये डेस्कटॉप मौजूद था, वो था विंडोज 3.1, ओके। अब विंडोज 3.1 नाम था। अब स्टीव जॉब साहब ने बहुत गुस्सा किया कि तुमने मेरे साथ धोखा दिया, तुमने मेरी टेक्नोलॉजी चोरी की। बिल गेट्स साहब ने जवाब दिया कि सर आपने असल में टेक्नोलॉजी चोरी की थी जीरोक्स से, मैंने वहीं से चोरी कर ली, मैं भी चोर हूं, आप भी चोर हैं। वो जुमला बड़ा मशहूर है कि आप एक घर में घुसे टीवी चुराने के लिए, लेकिन जब आप उस घर में घुस गए तो आपको नजर आया कि मैं आपसे पहले टीवी चुरा के जा चुका हूं, ठीक है। तो ये कहानी थी। टेक्नोलॉजी किसने बनाई? जीरोक्स ने। एप्पल ने उसको कॉपी किया। एप्पल वाले समझ रहे थे बस अब तो हम दुनिया में छा गए, लेकिन उनके मुकाबले में एक शर्मीला सा, शरीफ सा बच्चा आया, बिल गेट्स, और उसने आके उनकी टेक्नोलॉजी चोरी करके अपना विंडोज बना दी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ। अब विंडोज क्यों मशहूर हुई? क्योंकि एप्पल जो था वो बहुत एक्सपेंसिव था। एप्पल हर जमाने में एक्सपेंसिव था, उसके मुकाबले में विंडोज जो बनी वो चीप थी, उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, खामियां थी, लेकिन एक आम आदमी कहता है मेरा गुजारा हो रहा है। इसी वजह से, विंडोज की वजह से आपके हर घर में विंडोज पहुंची हुई है, पूरी दुनिया में विंडोज का नाम है। उसी की वजह से आप जो है बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। ये कहानी समझ में आई? ये जो कंप्यूटर के शुरू के दिनों की कहानी है ना, बहुत मजे की है। हम कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री, पहले जो लोग थे खुद अपने हाथ से कंप्यूटर घर पे बनाते थे। ये एप्पल जो बना ना, एप्पल जो मशहूर हुआ, तो उसकी पीछे भी वजह ये थी कि स्टीव वॉजनियाक ने कहा, स्टीव वॉजनियाक साहब बहुत ज़हीन, बहुत काबिल आदमी थे। तो स्टीव जॉब साहब जो थे वो सेल्समैन थे, तो वॉजनियाक उन्होंने कहा यार तुम कंप्यूटर बनाना, हम इसको सेल करेंगे। ये लोग गैराज में बैठते थे,
कंप्यूटर को असेंबल करते थे, जाके उसको पूरा डब्बा बना के बेच के आ जाते थे। लेकिन वो आप इससे अंदाजा लगाओ, कंप्यूटर ऐसी चीज थी जो आप घर बैठ के गैराज में बना रहे हैं। यहीं पे कंपनी की बुनियाद पड़ी जिसका नाम था एप्पल, एक गैराज के अंदर, वहां पे बैठ के बस उसको बैठ के खुद उसको असेंबल कर रहे हैं। स्टीव वॉजनियक साहब ने कंप्यूटर, मतलब वो टेक्निकल आदमी थे, और सेल्समैन कौन था? स्टीव जॉब। आगे चल के माइक्रो प्रोसेसर और मजबूत होते गए तो कंप्यूटर का साइज छोटे से छोटा होता गया। आपने फिर जीरोक्स की चीजों को कॉपी किया, आप उसके अंदर इंटरफेस, अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेकर आ गए, जिसको गुई भी कहते हैं, गुई, GUI, गुई, GUI, गुई, गुई। बस अब आप कहेंगे हंसने की बात नहीं है, कंप्यूटर के अक्सर चीजों का नाम ऐसा ही है, गुई कहते हैं। और फिर आगे चल के उसको कॉपी किया किसने? मरियम नदीम। किसने कॉपी किया था? बिल गेट्स ने कॉपी किया था। और उसको जो पहली विंडोज रिलीज की उन्होंने, जिसके अंदर ये इंटरफेस मौजूद था, उसका नाम क्या था? विंडोज 3.1। ठीक है, ओके। अब बिस्मा आके रिकैप दीजिए। बात नहीं करो, रिकैप सुनो, जाए कर ले काम जो करना है। हाँ जी बिस्मा शुरू करें। तुम बाहर चले जाओ, बाहर जाके बैठ दो, यहाँ पे आके बैठो। आगे इधर से। ओके ओके, आगे चले आगे चले। ठीक है ठीक है, आगे आगे, कोई बात नहीं। इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, गुड। ओके, बोर्ड साफ कीजिएगा। अच्छा देखो, पानी वाली एग्जांपल मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए दी थी कि भाई आप पानी की मदद से भी कंप्यूटर बना सकते हैं। बूलियन अर्थमेटिक इतना पावरफुल चीज है, आपके पास बस 0 और 1 की रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होना चाहिए। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कहा था। ओके, पहली वाली टेक्नोलॉजी थी हमारी वैक्यूम ट्यूब, पहली टेक्नोलॉजी। उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी का नाम क्या था? ट्रांजिस्टर के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा था? कौन कह रहा है पानी? मुझे ये बताओ। सेमीकंडक्टर। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर बात सिर्फ इतनी सी है भाई, आपके कंप्यूटर के अंदर आपने चलो 1010 रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, वैक्यूम में कर रहे थे, वैक्यूम ट्यूब में ट्रांजिस्टर पे कर लिया, लेकिन अब उसका सर्किट भी तो बनाना है। जो मैंने कहा एंड होता है, और होता है, नैंड होता है, एक्सॉर होता है, जिसमें मैंने बताया कि भाई ये रूल्स आपने तय किए होते हैं, वो सर्किट्स बनाते हैं। अब पहले क्या होता है, ट्रांजिस्टर की मदद से अलग अलग के सर्किट बने हुए। ओके, आपने फॉर एग्जाम्पल एक बनाया, एंड नाम रखा उसका, AND, एंड, ये बूलियन का हिस्सा है। आपने एक ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर, तीन ट्रांजिस्टर लगाए। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या हुआ, तीनों के तीनों ट्रांजिस्टर एक ही के ऊपर आ गए। ओके, इसीलिए उसको कह रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसके अंदर भी क्या चीज इस्तेमाल हो रही है, सेमीकंडक्टर। और उसके बाद कौन सी जनरेशन आई, चौथी जनरेशन में माइक्रो। तो भाई बराए मेहरबानी, मैं बहुत बुरा टीचर होऊंगा, इतना बुरा नहीं हो कि तुम लोग जाके बोले पानी था उसके अंदर, पता नहीं या लोग जाके ऐसा ना आप लोग इंटरव्यू देने जाओ, लोग बोले तुम लोग को पढ़ाता कौन है, तुम लोग से पूछते कुकीज क्या है तो तुम लोग कहते हो गजनी का जिक्र शुरू कर देते हो, प्रोसेसर का पूछते हो तो लोग पानी कहते हो, फिर पढ़ाता कौन है तुम्हें?
तो हमने बात की माइक्रो प्रोसेसर की, ये हो गई फोर्थ जनरेशन। अब अगली जो जनरेशन है उसके अंदर क्या चीज है, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या है, हमने कहा कि एक स्टेट होती है 0 या 1। हमने कहा कि यार एक एटम की क्वांटम स्टेट होती है एक से ज्यादा स्टेट, गालिबन 6 होती है स्टेट, गालिबन, मुझे कंफर्म नहीं है। उन्होंने कहा हम 6 के 6 स्टेट्स को इस्तेमाल करें, हम बूलियन अर्थमेटिक की हदूद से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो बहरहाल लोग इस पर काम कर रहे हैं, अभी तक ये चीज पूरी तैयार नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। हमने बात की वैक्यूम ट्यूब्स की, ट्रांजिस्टर की। एक चीज हमें समझ में आई, कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं, देखो हम बुनियादी तौर पर पढ़ रहे कंप्यूटर की टाइप्स। हमने पढ़ लिया एनालॉग, डिजिटल, ठीक है, कंप्यूटर के टाइप्स। एक और टाइप आ गई हाइब्रिड टाइप, जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल मिला हुआ हो। हम आगे बढ़े, हमने बात की, हमारे पास है कंप्यूटर की जो अब हमने कंप्यूटर की टाइप्स के अंदर बात कर सकते हैं उसकी जनरेशन के एतबार से, ये पहली जनरेशन है कंप्यूटर है, कि दूसरी जनरेशन का, ये तीसरी जनरेशन का, ये फोर्थ जनरेशन का। हम एक और तरीके से बात कर सकते हैं कंप्यूटर की सलाहियतों के एतबार से, उसके साइज के एतबार से। सबसे बड़ा और सबसे तेज तरीन कंप्यूटर आज के दौर में क्या कहलाता है, उम्मे ऐमन क्या कहलाता है? सुपर कंप्यूटर। आज के दौर में सबसे तेज तरीन कंप्यूटर, जो सबसे बड़ा भी है, साइज में बहुत बड़ा है, जिसको बनाने की सलाहियत हर किसी के पास नहीं है, दुनिया के सिर्फ अमीर तरीन लोग बना सकते हैं, उसका नाम, उसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। आज के दौर में भी सुपर कंप्यूटर यूज हो रहा है फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिसर्च के अंदर। ओके, आज के दौर में भी यूज हो रहा है वेदर प्रेडिक्शन के लिए, अभी भी। ओके, आज के दौर के अंदर भी ये यूज हो रहा है मिलिट्री प्रेडिक्शंस, मिलिट्री टेक्नोलॉजी को रिसर्च के अंदर, क्योंकि आप न्यूक्लियर रिसर्च फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कर सकते कि बस बैठ के आप लैब में काम कर रहे हैं, आपको उसको सिमुलेट करना होता है, आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए होते हैं जिसके अंदर तमाम फैक्टर्स को आप सिमुलेट कर सके, आपको बेहतर प्रोसेसर चाहिए। ये तमाम सलाहियतें किसके अंदर होती हैं? सुपर कंप्यूटर के अंदर। हम आगे बढ़े, उसके बाद उससे नीचे वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? मेन फ्रेम। गुड। मेन फ्रेम ये इस्तेमाल होगा आपके बैंक्स के अंदर, ये इस्तेमाल होगा आपकी एयरलाइंस के अंदर। एयरलाइंस में कैसे इस्तेमाल होगा? पूरी दुनिया की फ्लाइट्स हैं, राइट, कैसे ऐसा होगा अगर सिमरन मेरे पास आती है टिकट लेने के लिए, तो एन वक्त पे किसी दूसरे शहर के अंदर वो टिकट जो है मुनीबा को सेल ना कर दे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सिर्फ टिकट की बात नहीं, आगे की और भी बहुत सारी बात है। मुनीबा का जहाज फॉर एग्जाम्पल उसने लैंड करना है, राइट, तो रनवे के ऊपर उस वक्त कोई और जहाज मौजूद ना हो। अब पूरी दुनिया के अंदर एयरलाइंस चल रही है, ऐसा ना हो कि गलती से मैंने हुरिया को भी वही वाला उसी टाइम का जो परमिशन दी हुई कि तुम आके उस पर लैंड कर लेना, राइट। तो इन तमाम कैलकुलेशंस के लिए हमें एक बेहतर कंप्यूटर की जरूरत होती है, इन तमाम कैपेबिलिटीज को देखते हुए चीजों को प्रोसेस कर सके। इसके लिए मेन फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स परचेज किए थे गालिबन 1980s में टेक्सास के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अभी भी है, मैं ये नहीं कह रहा मेन फ्रेम नहीं है, अभी भी है, लेकिन इनका इस्तेमाल वैसे कम होता जा रहा है। मेन फ्रेम के बाद क्या आ जाता है? मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स तो मैं यकीन से कह सकता हूँ उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ओके, और फिर उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स जो आप लोग के घरों में है, जो आप लोग की लैब्स में मौजूद है। अब आगे चल के बात शुरू हुई कि जी ऐसे कंप्यूटर्स हो जो पोर्टेबल हो। पोर्टेबल कंप्यूटर्स में लैपटॉप, ओके, ऐसे कंप्यूटर्स जिसको आप पहन सकें, वॉचेस, वेरेबल, ठीक है, आपके स्मार्ट ग्लासेस, उसको कहते हैं वेरेबल, जिसको पहन सके, राइट। फिर पोर्टेबल के अंदर हमने बात की, हमने कहा एक और ऐसा पोर्टेबल होता है जिसको आप हाथ में उठा सके, और टैबलेट, टैबलेट भी कहते हैं ना, टैबलेट, असल में आईपैड तो टैबलेट ही है, वो तुमने अपनी हर जगह पे एक नया नाम रखना है अपना। अब एप्पल एआई पे काम हो रहा है, राइट, एआई का मतलब क्या है? एप्पल वालों ने कहा कि हमारी एआई का मतलब ये है एप्पल इंटेलिजेंस। तो जब एप्पल के अंदर आप बात करेंगे एआई, तो उसका मतलब होगा एप्पल इंटेलिजेंस। वो मार्केटिंग के अंदर हमसे बहुत आगे, बल्कि हमसे क्या पूरी दुनिया में सबसे आगे। एप्पल का मार्केटिंग में वाकई कोई मुकाबला नहीं है, बेहतरीन मार्केटिंग में वाकईतन वो, अगर अभी भी आप उनके आईपॉड वगैरह के इश्तहार देखें ना, तो बस वो बेहतरीन इश्तहार है उनके। तो जी उन्होंने अपनी उस मार्केटिंग की वजह से उन्होंने हर चीज का एक नया नाम उन्होंने रख दिया। ओके, आईपैड क्या चीज है अमान? सुपर कंप्यूटर है? कौन सा कंप्यूटर है? भाई आवाज भी नहीं निकल रही।
पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि टैबलेट की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो आपने तो ये हो गया चीज, ठीक है, हमने बात कर ली सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, आपके पोर्टेबल कंप्यूटर्स जैसे कि लैपटॉप, लैपटॉप के अंदर आपकी क्रोम बुक्स भी हैं, ओके। और फिर हमने बात की कि मोबाइल भी हैं, टैबलेट भी हैं, साइज छोटा होता जा रहा है, आपके हाथ में आ गया, हमने नाम रखा वेरिएबल कंप्यूटर, ठीक है। एक और कंप्यूटर्स होते हैं सर्वर्स। सर्वर भी नॉर्मल कंप्यूटर होता है, लेकिन हमने कहा कि यार इस कंप्यूटर में रैम भी ज्यादा होगी, प्रोसेसर भी ज्यादा होगा, काम उसका सिर्फ इतना होगा कि वो नेट का ट्रैफिक को इधर से इधर जो करने वाला, जो आप याद है HTTP की बात कर रहे थे, सर्वर की बात कर रहे थे, तो उसके लिए हमने खास कंप्यूटर्स बना दिए, खास प्रोसेसर बना दिया, तो सर्वर वाला काम अच्छा कर सकता है। हमने कहा चलो जी सर्वर भी हो गया, ओके। इतने में उरूसा आई, उरूसा ने कहा कि जी मुझे तो वीडियो एडिटिंग करनी है, ओके, मैं जो वीडियो एडिट करूंगी, मैं वीडियो एनिमेशन का काम करूंगी, ये जो आपके लैब वाले कंप्यूटर है ये नहीं चलेंगे। हमने कहा ठीक है जी, हम आपके लिए कंप्यूटर लेकर आ रहे हैं, उसमें कौन सा क्या चीज लगी हुई होगी अदील? ग्राफिक कार्ड लगा हुआ होगा, अच्छा जीपीयू उसके अंदर होगा, रैम उसकी ज्यादा होगी, हार्ड ड्राइव हम लगाएंगे उसमें SSD, स्क्रीन आपकी बड़ी सी होगी ताकि आपको सही चीज नजर आए, स्क्रीन भी नॉर्मल नहीं होगी, हाई क्वालिटी स्क्रीन लेकर आएंगे ताकि आपको एक्चुअल कलर नजर आए, और उसका नाम हमने रखा वर्क स्टेशन। पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो वर्क स्टेशन उसका हमने नाम रखा। मुख्तलिफ नाम है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि कैपेबिलिटीज के एतबार से ये कंप्यूटर्स ऊपर नीचे आपके चलते रहते हैं। एक और कंप्यूटर्स होते हैं जिसे कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर, एक था माइक्रो प्रोसेसर, एक है माइक्रो कंट्रोलर। ऐसा कंट्रोलर या ऐसा फैसला करने की सलाहियत वाली चीज जो कि माइक्रो छोटे साइज की हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी के अंदर जो GPS लगा हुआ है, ट्रैकर लगा हुआ है जो दिखा रहा है पूरा गाड़ी यहाँ मोड़ो वहां मोड़ो, ठीक है, तो उसमें क्या कंप्यूटर पूरा लगा हुआ होता है, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता है। आपके पिछले साल जो यहाँ पे पिछले सेमेस्टर में स्टीम एग्जीबिशन हुआ था, हमारे कॉलेज के बच्चों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि पौधों को ऑटोमेटिक आप कंप्यूटर की मदद से पानी दे सकते हैं। आपने कंप्यूटर में सेट कर दिया कि हमारे पास इस टाइप का पौधा लगा हुआ है, इस टाइप के पौधे को इतना पानी दिया होता है, वो सेंसर से उसको चेक करता है, और सेंसर से चेक करने के बाद देखता है जी पानी की अब जरूरत है या नहीं है, ओके। अब पूरा कंप्यूटर तो नहीं लगाएंगे वहां पे जो लगाते हैं माइक्रो कंट्रोलर, ओके। माइक्रो कंट्रोलर की एग्जांपल ARDUINO, आर्डिनो, और इसी तरीके से रसबेरी पाई। अगेन रसबेरी पाई कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर का नाम है, रसबेरी का स्पेलिंग थोड़ी मेरी गलत है, अगेन रसबेरी पाई, ओके, और आर्डिनो, ये माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। अगेन कंप्यूटर्स ही हैं, लेकिन स्पेसिफिक कंप्यूटर्स हैं जो अमूमन आपके इस किस्म के टेक्निकल कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हमने कंप्यूटर्स की टाइप पढ़ ली, चाहे वो कैपेबिलिटीज के एतबार से हो, साइज के एतबार से हो, चाहे वो जनरेशन के एतबार से हो, चाहे वो डेटा रिप्रेजेंटेशन के एतबार से हो, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ओके। डिजिटल के अंदर तमाम का डिजिटल हो रहा होगा, एनालॉग के अंदर डिजिटल सिग्नल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे जैसे आपका पुराना वाला थर्मामीटर, और हाइब्रिड के अंदर दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही होंगी, जैसे आपका हॉस्पिटल के अंदर MRI मशीन जो कुछ काम मेजरमेंट कर रही होती है वो एनालॉग बेसिस पे कर रही होती है, लेकिन उसको वो कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर ताकि आपके पास पूरी रिपोर्ट वहां पे आ रही हो, तो वो हाइब्रिड हो गई, ठीक है। अब मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोग की।